हे गाइस, मैं एकलव्य आज आपको कॉजेटिव वर्ब्स पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। उससे हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। हम लोग पहला निष्कर्ष निकालते हैं, जब केवल दो व्यक्ति हो, पहला प्रेरित करने वाला और दूसरा प्रेरित होने वाला रहता है, तीसरा व्यक्ति या तीसरा वस्तु यहां होता ही नहीं है, छिपा हुआ भी नहीं रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा व्यक्ति या तीसरा वस्तु यहां छिपा हुआ भी नहीं रहता है। जब ऐसी स्थिति हो तो हम लोग केवल काउस या केवल मेक का प्रयोग कर सकते हैं। यहां हम सिर्फ इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, किसी दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख लिया है, इसीलिए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा यहां नहीं करेंगे। दूसरा निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं, जब पहला और दूसरा व्यक्ति हो, यहां भी दो ही व्यक्ति होता है। पहला निष्कर्ष में भी हम लोगों ने देखा कि वहां दो ही व्यक्ति है और यहां भी दो ही व्यक्ति है। पहला निष्कर्ष में दो ही व्यक्ति था और तीसरे व्यक्ति का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन यहां दो व्यक्ति तो है लेकिन तीसरे व्यक्ति का भी अस्तित्व है। तीसरा व्यक्ति छिपा हुआ रहता है। पहला प्रेरणा देने वाला और दूसरा प्रेरणा का पालन करने वाला होता है। तीसरा व्यक्ति या तीसरा वस्तु यहां रहता है लेकिन छिपा हुआ रहता है। जब ऐसी स्थिति हो तो हम लोग केवल गेट या हैव का प्रयोग करेंगे और उसका स्ट्रक्चर जो अभी मैंने लिखा है आपके सामने में है वैसा ही होगा। हम इसका अनुवाद अंग्रेजी में मेक या काउज लगाकर नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। लेकिन गेट और हैव का भी प्रयोग करेंगे तो यहां इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में खूब अच्छी तरह सीख लिया है, इसलिए इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहां विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग एक तीसरा निष्कर्ष देखें, जब पहला और तीसरा व्यक्ति या तीसरा वस्तु हो, यहां भी दो ही व्यक्ति या वस्तु रहता है। पहला प्रेरणा देने वाला और तीसरा क्रिया करने वाला या क्रिया का फल भुगतने वाला रहता है। दूसरा व्यक्ति या दूसरा वस्तु यहां रहता है लेकिन छिपा हुआ रहता है। यहां आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि तीनों स्ट्रक्चर में दो ही व्यक्ति रहता है। पहला स्ट्रक्चर में भी दो ही व्यक्ति रहता है, यानी पहला निष्कर्ष में भी दो ही व्यक्ति रहता है, दूसरा निष्कर्ष में भी दो ही व्यक्ति रहता है और इस तीसरा निष्कर्ष में भी दो ही व्यक्ति रहता है। लेकिन दोनों स्ट्रक्चर से यहां अंतर यह है कि पहला में केवल दो व्यक्ति रहता है और तीसरे का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता है, तीसरे का अता पता ही नहीं रहता है। दूसरे निष्कर्ष में पहला व्यक्ति भड़काने वाला रहता है और दूसरा व्यक्ति भड़कने वाला रहता है, और दूसरा व्यक्ति जिस तीसरे व्यक्ति को भड़काता है वह तीसरा व्यक्ति गायब रहता है, या दूसरा व्यक्ति भड़क कर क्रिया करता है और क्रिया का फल जिस तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है या क्रिया का फल जिस तीसरे वस्तु पर पड़ता है वह तीसरा वस्तु या व्यक्ति यहां से गायब रहता है दूसरे निष्कर्ष में। लेकिन तीसरा निष्कर्ष में देखिए, पहला भड़कने वाला रहता है, पहला व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति को भड़काता है वह दूसरा व्यक्ति ही गायब रहता है, और दूसरा व्यक्ति जिस तीसरे व्यक्ति को भड़काता है वह यहां मौजूद रहता है, या दूसरा व्यक्ति भड़क कर क्रिया करता है और क्रिया का फल जिस तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है वह यहां मौजूद रहता है, या दूसरा व्यक्ति भड़क कर खुद क्रिया करता है और क्रिया का फल जिस तीसरे वस्तु पर पड़ता है वह तीसरा वस्तु यहां रहता है, लेकिन बीच का दूसरा, यानी पहला व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति को भड़काता है वह दूसरा व्यक्ति यहां नहीं रहता है। जब ऐसी स्थिति हो तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग हैव या गेट का प्रयोग करेंगे, लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर से इसमें अंतर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस स्ट्रक्चर में हम लोग हैव या गेट के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। हम लोग चौथा निष्कर्ष निकालते हैं, जब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों व्यक्ति हो। यहां तीनों व्यक्ति रहता है,
तीन में एक वस्तु भी रह सकता है, पहला प्रेरणा देने वाला और दूसरा क्रिया करने वाला। तीसरा व्यक्ति या तीसरा वस्तु क्रिया करने वाला या क्रिया का फल भुगतने वाला रहता है। ऐसी स्थिति में देखिए यहां तीनों व्यक्ति रहता है और तीनों प्रकट रहता है, तीनों दिखाई देता है। एक बात का आप यहां ध्यान रखें, पढ़ाने के क्रम में भले ही मैं व्यक्ति कहूं, लेकिन तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है और तीसरा वस्तु भी हो सकता है। दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, दूसरा वस्तु भी हो सकता है, लेकिन पढ़ाने के क्रम में मैं व्यक्ति भी बोल सकता हूं। इस बात को आप ध्यान रखें। यह नहीं कि मैं व्यक्ति बोलूं तो आप कहिए भाई यहां व्यक्ति तो है नहीं, यहां तो वस्तु है। पढ़ाने के क्रम में भले ही यहां व्यक्ति बोलूं, यहां वस्तु भी रह सकता है। यहां आपने देखा कि पहला व्यक्ति भड़काने वाला पहले स्थान पर आता है सब्जेक्ट के रूप में, और पहला व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति को भड़काता है वह पहला ऑब्जेक्ट के रूप में दूसरे स्थान पर आता है। फिर दूसरा व्यक्ति जिस तीसरे व्यक्ति को भड़काता है वह तीसरे स्थान पर आता है, और यह तीसरा व्यक्ति जो दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में तीसरे स्थान पर आता है वह भड़क कर अंतिम क्रिया करता है। कभी कभी क्या होता है, पहला व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति को भड़काता है यही व्यक्ति भड़क कर क्रिया करता है और इसका फल तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है या इसका फल तीसरे वस्तु पर पड़ता है। यानी यहां तीसरा व्यक्ति जो है वस्तु भी हो सकता है और व्यक्ति भी हो सकता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में काउज भी लगता है, मेक भी लगता है, गेट भी लगता है और हैव भी लगता है। लेकिन काउज के बाद या गेट के बाद देखिए यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है लेकिन इससे पहले टू लगा हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है लेकिन इससे पहले टू लगा हुआ है। ऐसा होता है काउज में और गेट में। लेकिन मेक में क्या होता है और हैव में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है लेकिन बिना टू का आता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है लेकिन बिना टू का आता है। इस बात का आप ध्यान रखें। यहां पहला ऑब्जेक्ट यानी दूसरा व्यक्ति जो भड़कने वाला होता है उसके साथ हमेशा हिंदी में से या के द्वारा लगा हुआ रहता है, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हम से या के द्वारा का अंग्रेजी में अनुवाद बाय के द्वारा नहीं करते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए कहीं भी बाय लगा हुआ नहीं है। चौथे निष्कर्ष में हम लोगों ने देखा कि तीन व्यक्ति रहता है, तीन व्यक्ति में से एक वस्तु भी रह सकता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि चौथे निष्कर्ष में हम चौथे स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप चौथे निष्कर्ष में जब तीन व्यक्ति रहता है तो हम पांचवें स्ट्रक्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके मर्जी पर निर्भर करता है कि किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग पांचवें स्ट्रक्चर का जो प्रयोग करते हैं, हिंदी में तो कोई अंतर नहीं होता है लेकिन अंग्रेजी में क्रम में अंतर होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हम क्रम क्या रखते हैं इसको आप समझने की कोशिश करें, इसको आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहला व्यक्ति जो यहां भड़काने वाला होता है हम उसको सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो भड़कने वाला होता है हिंदी में उसको हम सबसे अंतिम में दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं अंग्रेजी में, जबकि हम लोगों ने देखा था चौथे स्ट्रक्चर में बाय लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसमें हम बाय नहीं लगाते हैं। उसके बाद यह दूसरा व्यक्ति भड़क कर या तो खुद क्रिया करता है और उसका फल तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है या तीसरे वस्तु पर पड़ता है। वह तीसरा व्यक्ति या तीसरा वस्तु इस प्रकार के स्ट्रक्चर में दूसरे स्थान पर आता है पहले ऑब्जेक्ट के रूप में। कभी कभी क्या होता है, यह दूसरा व्यक्ति जिससे पहले बाय लगा हुआ है भड़क कर तीसरे को भड़काता है और तीसरा भड़क कर क्रिया करता है, अंतिम क्रिया करता है। ऐसा स्ट्रक्चर में वह तीसरा व्यक्ति दूसरे स्थान पर आता है पहला ऑब्जेक्ट के रूप में। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हम लोग हैव का भी प्रयोग करते हैं और गेट का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन पहला ऑब्जेक्ट के बाद हम यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हम लोग यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखें। और एक चीज और यहां याद रखें, इसमें जो तीसरा व्यक्ति होता है पहला ऑब्जेक्ट के रूप में दूसरे स्थान पर आता है। जब हम हिंदी के क्रिया में या हिंदी के वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे या किसका लगाकर प्रश्न करेंगे, तो हमको यही पहला ऑब्जेक्ट यानी इस सेंटेंस में दूसरा व्यक्ति, लेकिन हिंदी के सेंटेंस में तीसरा व्यक्ति। हिंदी के सेंटेंस में क्यों तीसरा व्यक्ति? क्योंकि यह सबसे अंतिम में भड़क कर क्रिया करता है, या दूसरा व्यक्ति भड़क कर जो क्रिया करता है इसी तीसरा व्यक्ति पर
या इसी तीसरा वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है।